जय हिंद साथियों। संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डिस्कस करेंगे यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में दिसंबर 2016 के पेपर को, और उसमें सीडीपी का जो पोर्शन पूछा गया था उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आते हैं सीधे सीधे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो वो जीन पियाजे जो हैं आपके, इनका पूरा नाम है जीन पियाजे। पियाजे मुख्य रूप से जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए। देखो, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 4 स्तर बताया या 4 स्टेज बताए। पहला है आपका संवेदनात्मक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसके लिए इन्होंने इन विभिन्न अवस्थाओं में बच्चा किस प्रकार के संज्ञानात्मक संक्रियाएं करता है उस पर चर्चा किया। ये जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक की होती है। ये जो अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 16 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत रखा है। और इसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या होते हैं, इस पे इन्होंने विस्तृत रूप से इसमें अध्ययन किया अपने सिद्धांत में। तो इसका आंसर जाएगा आप लोग का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक आता है आप लोग का संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, जिसमें गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अगर कहे तो आपके जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत कहेगा तब आप लोग का आएगा कोहलर, और जो भी हैं गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, उन लोग का नाम आएगा। ऑप्शन में आपके है पहला, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की, इनका पूरा नाम है नोम चॉम्स्की। यौन विकास या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत इसको दिए हैं आपके सिगमंड फ्रायड महोदय, सिगमंड फ्रायड महोदय। और इन्होंने इस विकास में 5 स्तर बताए, 5 स्तर बताए। मुखावस्था, गुदावस्था, और मतलब 5 मुखावस्था, गुदावस्था, शेषनावस्था, अव्यक्तावस्था, और है इनका जननेन्द्रिय अवस्था। ठीक है ना। उसका भी टाइम पीरियड इन्होंने दिया था, विस्तृत चर्चा उस पर भी हम लोग को करनी है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया आपके जीन पियाजे, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। और सामाजिक विकास का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा महोदय, अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है ना। सब कुछ आपका डिस्कस हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। जब व्यक्ति के, मानव शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे भाग में स्थानांतरण कर लेता है, प्रशिक्षण का स्थानांतरण हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बाबू द्विपार्श्विक अंतरण या स्थानांतरण। अधिगम चैप्टर में इस पे हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया है। आप लोग अभी ध्यान दोगे, पूरे पेपर को जब डिस्कशन कर लेंगे तो आप लोग को महसूस होगा कि वास्तव में अधिगम चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। अगर अधिगम को पढ़ लिए तो मान लीजिए आप 70% सिलेबस आप कवर कर लिए इसी अधिगम में। ठीक है ना। तो अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है? जब शरीर के किसी एक पार्श्विक अधिगम अंतरण में शरीर के किसी एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण शरीर के दूसरे भाग में स्थानांतरण हो जाए तो उसको कहते हैं द्विपार्श्विक अधिगम सिद्धांत। द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। जैसे हम दाहिने हाथ से लिखना सीखें, दाहिने हाथ से लिख रहे हैं, बाएं हाथ से भी काखा काखा लिखना शुरू कर दें तो ये हमारा अधिगम का द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण हो जाएगा। अगर हम दाहिने हाथ से बैडमिंटन खेल रहे हैं, थक गए, बाएं हाथ से भी खेलने लगे
तो कौन सा अधिगम स्थानांतरण होगा? द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण होगा। दाहिने हाथ से खाना खा रहे हैं, सीखे तो दाहिने हाथ से हैं, समय ऐसा आ गया कि बाएं से भी खाना शुरू कर दिए, ये भी है क्या? द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। ठीक है ना? तो शरीर बॉडी पार्ट दो भाग में होता है, दाएं भाग और बाएं भाग में। एक भाग से कुछ अगर सीखे हैं, बाएं दूसरे भाग से भी अगर कर ले जा रहे हैं तो उसी को कहते हैं द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। एक होता है ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण, एक होता है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण या अंतरण, और द्विपार्श्विक। ऊर्ध्व में क्या होता है? जब किसी क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण का प्रयोग उसी क्षेत्र के उस उच्च स्तरीय ज्ञान को प्राप्त करने में उसका प्रयोग हो, तब कहते हैं ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। जैसे यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आप याद किए हो, इसका प्रयोग अन्य दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें इसका प्रयोग हो, तो आप उस प्रयोग को क्या कहोगे? कि ये ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण हो रहा है। क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण में होता क्या है? उसी क्षेत्र में पीछे जो हम लोग प्रशिक्षण ले चुके हैं उसका प्रयोग उसी क्षेत्र के आगे के अधिगम में जब प्रयोग होता है तो उसको क्षैतिज, और जब उसी क्षेत्र के उच्च स्तरीय क्षेत्र में उसका प्रयोग हो तो ऊर्ध्व है। जैसे साइकिल चला के मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, कार से बस, ट्रक, ऐसा अगर करेंगे तो ये ऊर्ध्व होगा। और कखा कखा पढ़ने के बाद उसको मिला के पढ़ना सीखेंगे, मिला के पढ़ने के बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उन सब में पीछे जो आप पढ़े हो उसका प्रयोग होगा तो क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण होगा। इसको अन्य द्विभाग में भी बांटा जा सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। सकारात्मक में जब पीछे जो कुछ सीखे उसका प्रयोग होगा आगे के काम में तो सकारात्मक, पीछे जो कुछ सीखे हैं उसकी वजह से आगे के काम सीखने में कठिनाई होगी तो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। और जब ना पीछे सीखे गए अधिगम का ना तो उसमें कोई लाभ मिले ना हानि मिले तो शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ये रहा आप लोग का अधिगम का स्थानांतरण। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? दिए हुए प्राप्तांक के समूह में जो भी आप लोग को डाटा मिला है उसमें जो सबसे अधिक बार आता है उसको आप लोग क्या कहते हो? तो आप लोग को सांख्यिकी आप लोग अगर पढ़े होंगे 9-10 में भी है, बाकी आप लोग के इसमें भी मिलेगा देखने को, उसको आप लोग कहते हैं भाऊ बहुलक, बहुलक कहते हैं। ऑप्शन पहला है क्या? बहुलांक। तो बहुलक या बहुलांक बात एक ही है। मध्यमान क्या होता है? जितने भी डाटा आप लोग को मिले सबको जोड़ के जितने लोग का वो डाटा उतने से जब भाग दोगे तो उससे जो मान आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा? मध्यमान। अगला है मध्यांक या माध्यिका। तो सबको किसी क्रम में रख दो, या आरोही क्रम में रख दो या अवरोही क्रम में रख लो, तो ठीक बीचों बीच में जो पड़ता है उसी को कहते हैं मध्यांक। अगला है मानक विचलन। मानक विचलन निकालने की कई विधियां हैं, जिस तरह से आपका डाटा रहेगा उसी अलग अलग डाटे को अलग अलग तरह से निकालने की फार्मूले हम लोग को देखने को मिलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखो वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत में आप लोग देखोगे, आप लोग को एक मिलेगा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, जो कि दिए हैं आप लोग के स्किनर। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत दिया और इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? तो चूहा पे किया, चूहा पे किया। ठीक है ना? पावलो महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत दिया, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, एस टाइप लर्निंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग जिसको कहते हो पावलो। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? तो इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को क्या नाम है? तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या एसआर टाइप लर्निंग थ्योरी, या संयोजनवाद का सिद्धांत, या संबंधवाद का सिद्धांत, कुछ भी कह सकते हो। इसको कौन दिए? तो थॉर्नडाइक। प्रयोग किस पे किए? तो इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया, और इसी प्रयोग के आधार पे सीखने के नियम दिए कौन? थॉर्नडाइक। नियम कितने दिए? तो 2 नियम, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में कितने हैं? तो 3 मुख्य नियम हैं, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम। गौण नियम कितने हैं? तो 5। अगर पूछे सीखने के कितने नियम हैं तो 3 नहीं जवाब देना है। सीखने के 2 नियम हैं, मुख्य और गौण। मुख्य नियम कितने हैं? तब 3। गौण नियम कितने हैं? तो 5। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया? तो इन्होंने अपना प्रयोग किया चिंपैंजी पे, चिंपैंजी। कभी कभी ऑप्शन में चिंपैंजी ना देख के आपको वनमानुष देखने को मिलेगा, कभी कभी एग्जाम में देखने को ये भी मिला है वनमानुष चिंपैंजी ना देके
बंदर दे दिया है तो बंदर भी मान लोगे। उसका नाम क्या था तो इसका नाम ये रखे थे सुल्तान। अरे सुल्तान अपना प्रयोग कहाँ किया तो कैनरी द्वीप पे, ठीक है ना। कोहलर, कोहलर के सिद्धांत को क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन था क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया तो स्किनर महोदय ने किया। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। देखो बहु, अल्बर्ट बंडूरा जो थे, बंडूरा, इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया, सीखने का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और इन्होंने कहा कि अधिगम उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से समाज में अधिगम करता देखता है उसी प्रकार की अनुक्रियाएं करके सीखता है, यानी समाज से सीखता है। इसके लिए इन्होंने हॉल में मूवी दिखाई प्रोजेक्टर के थ्रू एक बच्चों के समूह को, बाद में बच्चों को सेम उसी परिस्थिति में ले गए तो बच्चे वही व्यवहार किए वहाँ जो प्रोजेक्टर में पहले से ही देखे थे और उस आधार पर इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। अगला आपका व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अभी भी आप लोग से बताए हैं कि विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन दिए हैं तो जीन पियाजे महोदय दिए हैं। विकास का मनोसामाजिक विकास कौन दिया है तो मनोसामाजिक विकास दिए हैं आपको लेओ वाइगोत्स्की। लेओ वाइगोत्स्की जो है उन्होंने विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय या कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट या अवधारणा। तो देखो बहु, सबसे पहले मानसिक आयु का जो संप्रत्यय दिए थे ये बिने महोदय दिए थे, बिने, और उनके सहयोगी थे साइमन। इन दोनों लोगों ने जब पेरिस में बच्चों, मैक्सिमम बच्चे प्राइमरी में फेल हुए तब इन्होंने सोचे ये तब इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया और उसके लिए इन्होंने मानसिक आयु नापने की एक प्रश्नावली तैयार की जिससे बच्चों का मानसिक आयु पता चले कि बच्चे उस लायक हैं भी या ऐसे ही नाम लिख लिया गया। उसके लिए इन्होंने क्या किया, 30 प्रश्नों की एक प्रश्नावली बनाई, 30 प्रश्नों की एक प्रश्नावली बनाई और उसी के आधार पे उनकी मेंटल आयु या मेंटल एज पता करने का प्रयास किया। यानी सबसे पहले मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया कौन दिए तो बिने महोदय दिए। और बुद्धि को नापने का जो आप लोग देखोगे मापने के तरीके हैं तो उसको 3 काल में बांटा जाता है। एक है बिन्ने का काल, एक है बिन्ने के पूर्व का काल, एक है बिन्ने के बाद का काल। बिन्ने का काल जो है 1905 से 1911 तक का है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। बिन्ने और साइमन ने बाद में इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा मापनी में थोड़ा सुधार किया और जो छोटे बच्चों के लिए था संशोधन करके 3 से 13 वर्ष तक के लिए मानसिक आयु नापने के लिए मापनी बनाई और प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ा के 59 कर दिए। फिर 1911 में भी एक संशोधन किए जिसमें से कुछ प्रश्नों को हटाए, अन्य कुछ प्रश्न उसमें जोड़े और इसको 3 से 13 के बजाय 3 से 16 वर्ष तक के लोगों के मानसिक आयु को नापने का प्रयास किया, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, सीखने का नियम नहीं है। तो सीखने के नियम आप लोग को पता होगा, 2 हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम कितने हैं तो 3 सीखने के नियम, मुख्य और गौण। गौण 5 है, मुख्य 3 है। इसको प्राथमिक नियम भी कहते हैं, इसको द्वितीय नियम भी कहते हैं। तो मुख्य नियम अगर हम लोग देखें तो पहला होता है आपका अभ्यास का नियम, दूसरा है आपका तत्परता का नियम और तीसरा है भाऊ प्रभाव का नियम। इसको संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं, संतोष या असंतोष का नियम, ठीक है। तो सीखने का कौन सा नियम नहीं है ये देखते हैं। तत्परता का नियम बहुत सीखने का मुख्य नियम के अंतर्गत आएगा, यानी ये सीखने का नियम है। तनाव का नियम ये तो कोई नियम नहीं होता, तनाव का नियम। ऑप्शन बी आपका प्रभाव का नियम जो कि सीखने का मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। अभ्यास का नियम ये भी सीखने का नियम है जो कि मुख्य नियम में आएगा। यानी 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सीखने के मुख्य नियम थे। तनाव का नियम कोई नियम नहीं है तो सीखने का मुख्य नियम नहीं है तो तनाव का नियम। अगला क्वेश्चन है,
सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने प्रयोग किस पे किया? तो अभी अभी आप लोग को बताया कि पावलोव ने अपना प्रयोग जो किया वो कुत्ते पे किया। पावलोव कौन थे? तो पावलोव एक रूस के शरीर शास्त्री थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, जो पाचन क्रिया पे शोध कर रहे थे। और शोध करते समय इनका ध्यान उस समय कुत्ते के लार पे गया, जब पाचन क्रिया पे शोध करते समय ये बैठे थे, कुत्ता इनके बगल में था, इनका नौकर खाना ला रहा था, अभी गैलरी में ही पहुंचा था, तभी उस नौकर के चलने की आवाज, पदचाप, पैर की आवाज सुन के कुत्ता खड़ा हो गया और लार निकाल दिया। तब इनका ध्यान दिया, अरे बाप रे बाप, ये तो भोजन पाने से पहले ही लार निकाल रहा है। लार की जरूरत तो तब होती है जब भोजन सामने आ जाता है, खाना शुरू करता है तब जाके इन्होंने अपना प्रयोग ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का जो प्रयोग किए थे, तब जाके उन्होंने उस पर अपना काम शुरू किया और उस प्रयोग के आधार पे सीखने का अनुकूलित क्रिया सिद्धांत दिया। तो प्रयोग इन्होंने किस पे किया था? तो कुत्ते पे किया था। बिल्ली पर प्रयोग किसने किया? तो थॉर्नडाइक महोदय। बंदर पे प्रयोग किसने किया? तो बंदर पे आप कह सकते हैं कोहलर ने अपना प्रयोग किया। चूहे पे किसने किया? तो स्किनर महोदय ने किया। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देख रहे हो लगातार सब क्वेश्चन में अधिगम चैप्टर से ही आ रहा है, तभी कह रहे हैं अधिगम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वायु पीरियड के लिए। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, कोहलर ने या वुडवर्थ ने? तो सूझ द्वारा जो सीखने का प्रतिपादन हुआ वो कोहलर ने किया। थॉर्नडाइक ने जो किया था वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, यानी प्रयास और त्रुटि से सीखने का सिद्धांत दिया। पावलोव ने अनुबंधन का सिद्धांत दिया कि कैसे अनुबंधन बनता है। कोहलर सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत के प्रतिपादन करते हैं। ये कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से अधिगम नहीं होता है। अधिगम जो होता है वो अधिगमकर्ता या प्राणी के समक्ष जब समस्या पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष उसके सामने होती है, तो उस पूरी समस्या को देखकर प्राणी के अंदर या अधिगमकर्ता के अंदर सूझ उत्पन्न होती है और उस सूझ के द्वारा वो समस्या समाधान कर लेता है और वही अधिगम कहलाता है। अब प्रयोग इन्होंने जो अपना किया वनमानुष या सुल्तान या चिंपैंजी पे, उसमें इन्होंने वही काम किया था, केला लटका दिए, अंदर बक्सा रख दिए, वो केला हाथ से नहीं पा रहा था तो थक के बैठ गया, और जब ध्यान से उसको देख रहा है तो फिर उसका ध्यान अचानक गया बक्से पे, तब बक्से पे चढ़ के केले को प्राप्त किया, यानी पूरी परिस्थिति एक बार छान मारा था, थक के बैठ गया। अब फिर अचानक इसके अंदर सूझ आई, जिसको नाम दिया गया आहा अनुभव, और उसी को कहते हैं क्या कि सूझ का सिद्धांत। कौन दिए? कोहलर। अगला है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो देखो वो ये जो है ना कि किसी कार्य को आरंभ करने, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा कहलाती है। और ये कथन है आपके गुड महोदय का। गुड महोदय का ये कथन है कि मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन किसी कार्य को आरंभ करने, किसी कार्य को जारी रखने और नियमित करने या नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। मोटिवेशन इन्होंने कहा कि वो नहीं है कि हम किसी कार्य को प्रारंभ कर दिए कि हम तैयारी करेंगे, आज 4 दिन तैयारी करके छोड़ दिए, ये मोटिवेशन था हमारा। नहीं, कार्य को जारी करना, कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और उसको नियंत्रित भी करना, इस सब मिला के क्या कहलाता है? मोटिवेशन। यही पूछा कि ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है प्रेरणा या मोटिवेशन। मोटिवेशन, ठीक है ना? और ये गुड महोदय का कथन था। अगला, विस्मृति कम करने का उपाय है। एक होता है स्मृति, एक होता है विस्मृति। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? कि हम चीज ना भूलें। चीज ना भूलें, ना भूलने की प्रक्रिया कैसे कम होगी? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सीखने में कमी कर दें तब नहीं भूलेंगे, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि तब नहीं भूलेंगे, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना, तो हम चीजों को कब नहीं भूलेंगे? जब किसी चीज को हम बार बार करेंगे तो उस चीज को भूलेंगे नहीं, जिससे विस्मृति क्या होगी? कम होगी, यानी पाठ की पुनरावृत्ति। अगर आपसे कहा जाए कि 10 राजधानी या 10 राज्य के मुख्यमंत्रियों का नाम याद करो, तो बड़ी कठिनाई होती है, कहते हैं याद नहीं होता, याद नहीं होता है।
अगर आपसे पूछे आपके पूरे मोहल्ला का नाम कि आपके घर के बगल में उसका घर किसका घर है, उनके बगल में फलाने का घर किसका घर है या उनका क्या नाम है, उनका क्या नाम है, तो सबका नाम बता डालोगे। फलानी चचा, फलानी चचा, फलानी चचा, 50 लोग का नाम बता दोगे अपने मोहल्ले का। अब पूछो कि कैसे याद किए हो, तो कहाँ याद किए थे, अपने आप याद हो गया। अपने आप नहीं याद हुआ है, वो रेगुलर यूज में आता गया, उसी से याद हो गया। सेम उसी तरह जो भी चीज हम लोग को याद करना हो उसको हम बार बार पुनरावृत्ति करेंगे, वो चीजें आराम से याद हो जाएंगी। तो स्मृति कम करने का उपाय क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रोध व भय प्रकार हैं। तो क्रोध व भय किसके प्रकार हैं बाबू? क्रोध और भय ये दोनों जो हैं ये आपके संवेग के प्रकार हैं। संवेग, संवेग के प्रकार हैं। इसमें है कहीं ऑप्शन नंबर बी संवेग के प्रकार है। और संवेग का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कौन दिया? विलियम मैकडूगल। मैकडूगल ने क्या कहा? तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी, उससे प्रत्येक संवेग से एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है, और बाद में इनकी आलोचना भी हुई। संवेगों की संख्या 14 से 14,000 पहुंच गई, लेकिन उसके बाद भी इनके ये मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को आज भी लोग स्वीकार करते हैं। ठीक है ना? दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार को देख के हम सेम उसी का नकल करें, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अनुकरण, है ना? क्या कहलाता है अनुकरण? तो बड़ा आसान आसान क्वेश्चन पूछा था। क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। बचपन में आप लोग को याद होगा जब हम लोग अकेडमी में पढ़ते थे, तो अगर कोई मित्र रूठ जाता था तो उसको मनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता था कि उसी को नकल करते थे। वो गुस्सा के बैठा है तो उसी के सामने हम लोग भी नकल करते थे, है ना? जिससे वो हंस देता था, तो कहते थे वाह भाई वाह, मान गया। ठीक है ना? तो क्या कहलाता है? ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है अनुकरण। यदि पूर्व ज्ञान का अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो देखो बाबू, ये जो क्वेश्चन है ना, पता चल गया होगा आप लोग का कि अधिगम के स्थानांतरण से है। ऑप्शन भी है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। तो देखो बाबू, पूर्व ज्ञान व अनुभव का नए सीखने के ज्ञान में सहायता जब करे तो कहलाता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जब सहायता करे तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, और जब सहायता ना करे, नुकसान पहुंचाए या भ्रमित कर दे, उसको नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। ठीक है ना? और जब ना सहायता करे ना हानि पहुंचाए तो शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है ना? तो सहायता पहुंचाता है कैसे, आप लोग जान रहे हो कि जो चीज़ सीखे हैं अगवा जानने पे भी अब काम करे तो सहायता कर रहा है। जोड़ घटाना सीख लिए हो, अब फिजिक्स अगर पढ़ोगे तो उसमें भी उसका काम पड़ेगा, या रेखागणित पढ़ोगे उसमें भी काम पड़ेगा, और गाड़ी चला रहे हो तो आगे और चलाओगे तो काम पड़ेगा। ये सब एग्जाम्पल कितनी बार दिए हैं। नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, जैसे भ्रम हो जाएगा, यहाँ चला के जाओ यूरोपीय गाड़ी चलाओ तो उससे आपको दिक्कत होगा, भाई कैसे चलाएं, वहाँ तो हम सीखे हैं दाहिने और स्टीयरिंग होता था, यहाँ बाई और स्टीयरिंग है। हिंदी पढ़ने के बाद संस्कृत पढ़ने आओगे तो लिंग वचन जब पढ़ोगे तो वचन उसमें होता है, हिंदी में होता है एक वचन बहुवचन। संस्कृत पढ़ने आओगे तो यहाँ 3 वचन देखने को मिलेगा, तो कन्फ्यूज आ जाओगे, अरे बाप रे बाप, हम तो दुइये जान रहे थे, यहाँ 3 आ गया, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो कन्फ्यूजन जिससे होगा उसी को क्या कहते हैं? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण या नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है ना? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने, याद रखो या फिर से याद करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो देखो, जो चीज आप सीखे हो और दोबारा फिर याद कर रहे हो और याद नहीं आ रहा है, यानी असफलता है सीखे दोबारा पुनः स्मरण करने की। याद करो याद नहीं हो रहा तो क्या कहलाता है कि अरे यार देखो भूल गए। अब भूलने को क्या कहते हैं? विस्मृति। यानी सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो विस्मृति कहते हैं। विस्मृति, विस्मृति क्या होती है? तो जब हम किसी भी सूचना को लेते हैं तो सबसे पहले मस्तिष्क में जाता है तो उसका एक प्रतीक चिन्ह बन जाता है सूचना का दिमाग में,
कुछ देर तक या कुछ दिनों तक वो सूचना आपके चेतन मन में होती है। एक समय के बाद वो चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती है। हम सूचना लिए, कहाँ से सूचना लेते? तो नाक, कान, आँख, जीवा एवं त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियाँ हैं। इससे हम लोग के अंदर जो सूचना गई, ये सूचना कुछ दिन तक चेतन मन में होती है। चेतन मन में कुछ दिन के बाद चेतन मन से कहाँ चली जाती है बाबू? अचेतन मन में चली जाती है। अचेतन मन में चली जाती है। अब फिर जब उचित समय आए तो हम यहाँ से बुला के चेतन मन में ले आए, तो सूचनाओं का अचेतन मन से चेतन मन में ले आना ही क्या कहलाता है? स्मृति। और जब सूचनाओं को अचेतन मन से चेतन मन में लाने में असमर्थता हो जाए या असफलता मिले, यानी हम उस बात को याद ना कर पाए, तो वही क्या कहलाता है? विस्मृति। तो क्वेश्चन वही था कि जब ना याद कर पाए तो क्या कहलाता है? तो विस्मृति कहलाता है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो टर्मन ने अपनी एक साड़ी बताई जिसमें से उन्होंने बुद्धि लब्धि के विभिन्न स्तर बताए कि किस बुद्धि कहाँ से कहाँ तक का अगर बुद्धि लब्धि है तो बच्चा किस प्रकार का होगा। उसमें इन्होंने बताया कि 90 से 110 या 109 कह लो, कहीं कि 109 मिलता है, कहीं कि 110। 90 से 110 सामान्य रूप से देख लो। 90 से 110 बुद्धि लब्धि यदि है तो इसको सामान्य या औसत कहते हैं बाबू। सामान्य या औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक। अगर इससे कम है तो सामान्य से नीचे, उससे कम है तो नीचे जैसे ही जाओगे वैसे ही चला जाएगा कि मूर्ख है, जड़ बुद्धि है। और कुछ कुछ होते हैं जो एकदम वो होते हैं, बस खाली उन लोग को कस्टडी में रखा जा सकता है। कुछ लोग होते हैं नीचे जिनको हम प्रशिक्षित कर दें तो वो ठीक ठाक अपने दैनिक जीवन के काम कर लेते हैं। उन सब पे भी हम लोग को चर्चा करनी है। इससे ऊपर जाओगे तो औसत से ऊपर परखर दुका 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 तमाम स्तर इन्होंने दिए। अभी उसकी भी चर्चा यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। इन्होंने प्रश्न में पूछा था कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो 90 से 100 का माना क्या जाएगा? सामान्य या औसत। ऑप्शन में देखो क्या है? मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि या क्षीण बुद्धि। तो सामान्य बुद्धि, ठीक है ना। अगला है हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? आपको दो नाम देखने को मिलेगा बाबू। एक हॉल देखने को मिलेंगे, हॉल, एक हल महोदय मिलेंगे, CL हल, और एक है हॉल महोदय। हॉल महोदय ने जो सिद्धांत दिया वो विकास में किशोरावस्था के मनोविज्ञान से संबंधित दिया। और इन्होंने अपनी परिभाषा में भी इसकी चर्चा की है कि जो किशोरावस्था है वो प्रबल तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। ये कथन भी किसका? हॉल का है। तो हॉल हॉल स्टैनली हॉल, हॉल महोदय ने क्या कहा कि किशोरों का मनोविज्ञान सिद्धांत किसने दिया? हॉल ने। हल महोदय जो है इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। पुनर्बलन का सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत या परड़ोद न्यूनता का सिद्धांत, परड़ोद न्यूनता का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता हरासन, आवश्यकता आवश्यकता का सिद्धांत वो दिए हैं अब्राहम मौसले महोदय। आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत ये कौन दिए हैं? ये दिए हैं हल महोदय। ये क्या कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसके लिए वो क्रिया करता है, और क्रिया करके जब उस आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है तो ये क्या हो जाता है? अधिगम हो जाता है। तो जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को पुनर्बलित करती हैं। इसी वजह से इनके सिद्धांत का नाम दिया गया पुनर्बलन का सिद्धांत। एग्जाम में पूछा है पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो हल मारेंगे। अगर पूछ दिया किसने अपने सिद्धांत में सबसे अधिक पुनर्बलन पर जोर दिया तो इसकी नरफ डालेंगे, ठीक है ना। पुनर्बलन पर सबसे अधिक जोर किसने दिया? तो स्किनर। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो हल महोदय। हॉल का सिद्धांत क्या था? किशोरों का मनोविज्ञान। इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा कि किशोरावस्था प्रबल तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया? तो अभी भी आप लोग को बताए हैं पिछले प्रश्न में किसी में कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो दिए हैं वो दिए हैं आपको सिगमंड फ्रायड महोदय। सिगमंड फ्रायड, इन्होंने मनोलैंगिक विकास को 5 स्तर दिए। पहला बताया कि मुखावस्था,
मुखावस्था, दूसरा है गुदावस्था, तीसरा है बाबू शैशनावस्था, शैशनावस्था, चौथा है अव्यक्तावस्था। इसमें व्यक्ति की काम भावनाएं सुसुप्त अवस्था में चली जाती हैं। इसमें मुख्य में एक्टिव होती हैं, कुछ बच्चा पाएगा मुंह में डालेगा। इसको पूरी विस्तृत रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे बहु। अब पांचवा है इसका लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था, ठीक है ना। ये 5 अवस्थाएं बताएं, इनका टाइम पीरियड भी बताया। ये सब किसने बताया? तो सिगमंड फ्रायड महोदय, ठीक है ना। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? तो बाबू देखो, मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी उसको स्थापित किए थे विलियम वुंट महोदय। विलियम वुंट महोदय कहाँ स्थापित किए थे? तो जर्मनी, जर्मनी के लिपजिंग शहर में, लिपजिंग शहर में स्थापित किए। अब बाद में उसका नाम पड़ गया लिपजिंग यूनिवर्सिटी, और वर्तमान में इसका नाम है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, लिपजिंग शहर में, ठीक है ना। और वर्तमान नाम क्या है? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। वहां पे इन्होंने चेतना पे अध्ययन करने के लिए इस प्रयोगशाला की स्थापना की थी। चेतना पर अध्ययन किया, और अध्ययन किस विधि से किया? तो अंतर्दृष्टि विधि से, अंतर्दृष्टि विधि से। यह मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्थापित होने वाली प्रथम प्रयोगशाला थी। तो क्वेश्चन क्या है? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? तो विलियम वुंट महोदय। कहाँ गए? विलियम वुंट महोदय। वाटसन शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, कुत्ता पे प्रयोग। सिगमंड फ्रायड, इसको मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत कहो या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कहो तो कौन? सिगमंड फ्रायड। वाटसन महोदय, व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन महोदय। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट शब्द जो है, गेस्टाल्ट, एक मिनट वो, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र, पूर्णाकार या समग्र। संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक जो जितने भी हैं उन सबको गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि इस गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अधिगम अभ्यास द्वारा नहीं होता, अधिगम में समय नहीं लगता, बल्कि पूरी स्थिति सामने आने के पश्चात व्यक्ति के अंदर सूझ आता है और सूझ के द्वारा व्यक्ति का अधिगम होता है, ठीक है ना। और इसके प्रवर्तक रहे हैं आपके मैक्स वर्दीमर महोदय, मैक्स वर्दीमर, वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर महोदय। और कोहलर ने प्रयोग किया था, कोफका उनके सहयोगी थे, और कर्ट लेविन का भी नाम आता है संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों ने, जिन्होंने क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है। वो भी एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ही है। कर्ट लेविन ये क्षेत्रवाद का सिद्धांत यही दिए थे। संघनन सिद्धांत में से किससे संबंधित है? तो संघनन सिद्धांत बहु देखो, अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा या सृजनात्मकता। तो संघनन सिद्धांत जो है वो स्मृति से संबंधित है। संघनन सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे जैसे समय बीतता है, बातें आपकी चेतन मन से अचेतन मन में गई, अचेतन मन से धीरे धीरे संगठित होकर इकट्ठे गायब हो जाती है, मतलब इकट्ठे गायब संगठित होकर दिमाग से उतर जाती हैं। वही संघनन का सिद्धांत, यानी संघनन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मेमोरी या स्मृति से संबंधित है। क्षेत्र सिद्धांत में से किस वर्ग का योगदान है? देखो अभी भी जिसकी बात की वही सामने क्वेश्चन आ गया कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादियों का, मनोविश्लेषणों का, मनोविश्लेषकों का, संरचनाविदों का या गेस्टाल्टवादियों का? तो क्षेत्रवादी सिद्धांत या क्षेत्र सिद्धांत जो दिए वो दिए कर्टलेविन, और कर्टलेविन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में उनका नाम लिया जाता है। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? तो मैक्स वर्दीमर। अभी को आप लोग देखे, मैक्स वर्दीमर, वर्दाइमर भी कहीं की मिलता है, वर्थीमर भी मिलता है, वर्थाइमर भी मिलता है, प्रोनाउंसिएशन जैसा हो जाए, ठीक है ना। कोहलर ने इस पे प्रयोग भी किया, कोहलर सूझ का सिद्धांत। कोफका इनके क्या थे? कर्ट कोफका, कोफका इनके सहयोगी थे।
और साथ में कर्ट लेविन का भी नाम आता है। कर्ट लेविन इसी कर्ट लेविन ने ही क्षेत्र सिद्धांत दिया था। क्षेत्र सिद्धांत क्या है? तो क्षेत्र सिद्धांत तो कुछ भी नहीं है बाबू। इनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी रहता है, उसके पास की जो भी चाहे पॉजिटिव चीज़ें हों, चाहे नेगेटिव चीज़ें हों, उससे वो प्रभावित होता है। उसी से प्रभावित होता है और अपने उस क्षेत्र के प्रभाव में आके ही उसके अंदर जो अधिगम होता है या सीखता है, उसी क्षेत्र से प्रभावित होके ही सीखता है। और इसके लिए इन्होंने कहा कि एक ही जगह पर स्थित व्यक्तियों के क्षेत्र अलग-अलग हो सकते हैं। कैसे अलग हो सकते हैं कि एक ही जगह बैठे 2 लोग कुछ अलग-अलग सोच रहे होंगे। और इसमें इन्होंने अपने इस प्रयोग में या अपने सिद्धांत में साँप का भी नाम लिया था। तो कभी-कभी पूछ लेता है कि किसने अपने प्रयोग में साँप का प्रयोग किया? तो वो कौन थे? कर्ट लेविन थे। इन्होंने कहा कि एक ही जगह बैठे अगर कोई व्यक्ति बैठा है, सामने 2 लोग बैठे हैं। एक व्यक्ति की निगाह साँप पर है, तो उसका परिवेश या उसका क्षेत्र कुछ अलग होगा। दूसरा व्यक्ति साँप को नहीं देख रहा है, तो उसका क्षेत्र कुछ अलग होगा। ठीक है ना? तो क्षेत्रवाद का सिद्धांत कौन दिए? तो कर्ट लेविन महोदय दिए थे। क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी परीक्षण। भाटिया बैटरी परीक्षण जो है ना वो, ये बुद्धि के मापन से संबंधित है। बुद्धि के मापन से संबंधित है। इसको दिए कौन थे? तो इसको दिए थे बाबू चंद्रमोहन भाटिया, सीएम भाटिया। कहाँ पे दिए थे? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। किस प्रकार का ये था? तो ये अशाब्दिक अशाब्दिक बुद्धि मापन था। मतलब इसमें शब्द का प्रयोग ना करके कुछ चित्र दिखाए जाते थे और उसको पूर्ण करना होता था बैटरी के थ्रू दिखा के। तो ये क्या कहलाया? बैटरी परीक्षण। भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग किसने किया? तो चंद्रमोहन भाटिया ने किया। किसका प्रयोग किया जाता है भाटिया बैटरी परीक्षण से? तो बुद्धि का मापन किया जाता है। और कहाँ के थे ये? तो कहाँ पे प्रयोग किया? तो इलाहाबाद में। यह किस प्रकार का था? शाब्दिक या अशाब्दिक? तो यह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। अगर अशाब्दिक है तो इसको हम लोग सांकेतिक भी कह सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अगर शाब्दिक होता तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वही लोग शब्द को जान पाते कौन सा शब्द है कौन सा नहीं। लेकिन ये शाब्दिक नहीं था, तो ये प्रयोग किन किन लोगों पर किया जा सकता था? तो साक्षर और निरक्षर दोनों के लिए ये बुद्धि परीक्षण था। ये सब चीजें आप लोग दिमाग में रखो। इसमें से कुछ उठा के पूछ लेगा कि पढ़े लिखे लोगों के लिए था या अनपढ़ लोगों के लिए था? तो दोनों लोगों के लिए था। क्यों? क्योंकि अशाब्दिक है। ठीक है ना? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अभिक्रमायोजित या अभिक्रमित अधिगम सिद्धांत या अनुक्रमित अधिगम सिद्धांत। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? तो ये दिए थे कौन? स्किनर महोदय। स्किनर महोदय ने एक ऐसे व्यवस्था बनाई कि इसमें सीखने के लिए जो भी सिखाना हो उसको उस पाठ्य मटेरियल को इसे सामने दे दिया जाता है और उससे संबंधित नीचे प्रश्न दे दिए जाते हैं। प्रश्न इसमें बच्चा अधिगम करता है या पढ़ता है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देता है। अब बगल में इससे मिलान, यानी ये सही है या गलत है, मिलान के ऑप्शन भी होते हैं। उत्तर भी बगल में ही दिया रहता है, लेकिन शुरू में यही दिखेगा, बाद में इन सब से मिलान होता है। अगर ये सही होते हैं तो इसके अभिक्रमित क्रम से अगले पैरा को जाके पढ़ता है बच्चा या अगले प्रोग्राम को पढ़ता है। अगर इसमें गलती होती है तो फिर से इसी को पढ़ाया जाता है। यही है अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमायोजित अधिगम। ठीक है ना? अच्छा, फिर शिक्षण मशीन है ये एक तरह से। इससे क्या होता है? तो हमेशा अध्यापकों की जो उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए वो खत्म होती है, चाहे मास्टर हो चाहे ना हो। वो इसमें सेट करके अपना उपस्थित रहें या अनुपस्थित रहें, बच्चा अपनी गति से सीखता है। इससे होता क्या है कि अगर बच्चा पढ़ने में तेज है तो फटाफट इसको सॉल्व करके आगे वाले को पढ़ लेगा, फिर खत्म करके अगली चीज को सीख लेगा। जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर बच्चा है वो इसको आराम से पढ़ेगा। मतलब इसमें हर एक बच्चा अपनी गति से सीखता है। इसमें शिक्षक पर जो बच्चों की निर्भरता है वो कम होती है। हमेशा शिक्षकों की उपलब्धता को खत्म कर देता है ये। ठीक है ना? तो इसका कॉन्सेप्ट जो दिए थे कौन दिए थे? तो ये बीएफ स्किनर महोदय दिए थे। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन
अस्थाई परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम है, ध्यान देना आप लोग, अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? व्यवहारिक क्षमताओं में अस्थाई परिवर्तन हो किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। तो आप लोग पढ़े होंगे व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला अस्थाई परिवर्तन अधिगम कहलाता है और वह अस्थाई तो 3-4 कारणों से आता है, अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण या अनुकरण के द्वारा आता है। तो ये परिभाषा किसकी पूछा है या किसका कॉन्सेप्ट पूछा है बाबू? तो ये अधिगम का पूछा है, अधिगम का। अधिगम किसे कहते हैं? तो अभ्यास, अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला अस्थाई परिवर्तन। तो सारे कीवर्ड तो आ गए, अभ्यास का परिणाम ये भी आ गया, अस्थाई परिवर्तन आ गया। तो पता क्या चला कि अधिगम की ये परिभाषा थी या कॉन्सेप्ट था। संज्ञान संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो बाबू बुद्धि के सिद्धांत का है संज्ञान जो है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइड सिद्धांत। फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइड सिद्धांत के अंतर्गत ही इस संज्ञान का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत में जो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइड सिद्धांत है, इसी में आपके संज्ञान का सिद्धांत आता है या संज्ञान उसी का हिस्सा होता है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो बुद्धि लब्धि का एक सूत्र जो होता है बाबू आपका IQ जिसको कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, हिंदी में कहो तो बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। हिंदी में अगर कहें तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। प्रश्न आपका है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो फार्मूले में रखोगे मानसिक आयु कितना है बाबू? मानसिक आयु 10 वर्ष है, वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष का सुधीर है, तो 8 गुणे 100। तो 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो 1000 भागा 8, 8 से भाग दोगे तो 8 एक अन्यम 8, 2 10 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40। बुद्धि लब्धि कितना आ गई बाबू? 125। बुद्धि लब्धि कितना है? 125, 125। ठीक है ना? अब ये जो स्कोर आया है, इसी स्कोर को टर्मन ने जो अपनी लिस्ट दी कि बुद्धि लब्धि का जो लिस्ट है कि 90 से 110 है तो औसत, उससे अधिक है तो औसत से अधिक, उससे अधिक है तो तेज या इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं, उसके ऊपर जाए तो प्रखर, और सबसे ऊपर जाता है तो वही प्रखर जो कहते हैं जीनियस है लड़का, है ना? सारी पूरा एकदम सीरीज है 25 से लेके ऊपर तक। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरण सिद्धांत? तो बहुत संवेग का वह सिद्धांत जो संवेगात्मक अनुभव को संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित मानते हैं वो है जेम्स लैंग का सिद्धांत। जेम्स लैंग के सिद्धांत में ये माना जाता है कि व्यक्ति का जो भावनात्मक अनुभव होता है या भावनात्मक विकास होता है वो शरीर के संवेगात्मक स्थिति पर आधारित होता है। तो संवेगात्मक अनुभव व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित होता है, ये है जेम्स लैंग का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है? तो देखो बाबू जब भी सांवेगिक तनाव होता है, कोई इच्छा हमारी है दब गई रुक गई, तो उससे हमारे अंदर जो दबाव आता है ना हमारे ऊपर, वो कहलाता है चिंता। चिंता कहलाता है। चिंता में व्यक्ति सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से सामंजस्य की स्थिति नहीं बैठा पाता है, तीनों के बीच तालमेल या समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है, तो उसी को क्या कहते हैं बाबू? चिंता। चिंता चिंताता चिता चिता। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास? तो देखो भाषा विकास का सिद्धांत शुरू में ही बताए हैं कि ये दिए थे चॉम्स्की। सामाजिक विकास का सिद्धांत आपके वाइगोत्स्की कह सकते हो।
या अगस्ट कॉम्टे भी ले सकते हो अगर उसमें जाओगे समाजशास्त्र में तो। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग, जो कि आपका क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत। शारीरिक विकास का सिद्धांत तो कई हैं, ठीक है ना। कोहलबर्ग का सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 30 होना चाहिए, हमको लग रहा है ये मिसप्रिंट से 31 आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो तो हम लोग देखें, ये यूपीटेट दिसंबर 2016 का क्वेश्चन था। बहुत देखो, अगर पूरा आप लोग सॉल्व करने के बाद एक विश्लेषण करो तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिलेंगे आप लोग को वो अधिगम से मिलेंगे। अधिगम, अभिप्रेरणा, बुद्धि और अभिवृद्धि विकास, ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं यूपीटेट के लिए जो कि पढ़ लो आप लोग तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी व्यक्तित्व भी देखना है, देखना है तो सब कुछ है जितना सिलेबस में है, लेकिन मेन फोकस आप लोग को पहले इसी पे करना है। अगर सेशन अच्छा लगा हो आप लोग को तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद आप लोग का।